मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। भगवद गीता का ये सूत्र शायद भारत के विशाल युवा वर्ग और उनके भविष्य पर बिल्कुल सटीक बैठता है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी हमारा जनसांख्यिकीय लाभांश। इस पर हम गहराई से चर्चा करेंगे, बिजनेस स्टैंडर्ड में जो तथ्य और विश्लेषण छपे हैं उनके आधार पर। ये यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, पर आम जानकारी के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। तो सबसे पहले एकदम सीधे शब्दों में समझें, ये जनसांख्यिकीय लाभांश आखिर है क्या? देखिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष मतलब UNFPA कहता है कि ये वो आर्थिक बढ़त है, वो फायदा है जो किसी देश को तब मिलता है जब उसकी काम करने वाली आबादी यानी 15 से 64 साल के लोग आश्रित आबादी मतलब 15 साल से कम और 64 साल से ज्यादा उम्र के लोगों से कहीं ज्यादा हो जाती है। अच्छा, तो मतलब काम करने वाले ज्यादा, उन पर निर्भर लोग कम। बिल्कुल, और इसी वजह से आर्थिक विकास की संभावना बढ़ जाती है। और भारत तो इस मामले में सुना है बहुत ही खास मुकाम पर है। हाँ बिल्कुल, भारत इस समय अपने डेमोग्राफिक प्राइम पर है। आप देखिए, करीब 67.3% आबादी 15 से 59 साल के कामकाजी उम्र वाली है। 67% से ज्यादा? जी, और सिर्फ 26% बच्चे हैं 14 साल से कम, और बुजुर्ग मतलब 65 से ज्यादा वाले सिर्फ 7%। अनुमान यह है कि 2030 तक तो कामकाजी आबादी बढ़कर लगभग 68.9% हो जाएगी और औसत उम्र सोचिए सिर्फ 28.4 साल। सिर्फ 28 साल? जी, मतलब दुनिया का सबसे युवा देश, सबसे बड़ा कार्यबल, ये तो बहुत बड़ी बात है तो, पर यहीं एक चेतावनी भी है। मैकिन्जी ग्लोबल इंस्टीट्यूट का एक विश्लेषण है, वो कहता है कि पिछले दशकों में इस लाभांश ने जीडीपी प्रति व्यक्ति वृद्धि में करीब 0.7% का योगदान दिया। हाँ, 0.7% तो ठीक लगता है। लेकिन अनुमान ये है कि 2050 तक ये योगदान घटकर सिर्फ 0.2% सालाना रह जाएगा। क्या 0.7% से सीधे 0.2%? ये तो बहुत बहुत बड़ी गिरावट है। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि ये जो अवसर है ये हमेशा के लिए नहीं है, हमें तेजी से कदम उठाने होंगे। सही बात है। तो फिर सवाल ये है थे, हम अभी इस क्षमता का, इस पोटेंशियल का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? क्या हम सही रास्ते पर हैं? कुछ अच्छी चीजें जरूर हुई हैं, जैसे 1990 के दशक से हमारा सेवा क्षेत्र, खासकर IT, वो काफी तेजी से बढ़ा है। हम दुनिया भर की सेवाओं का करीब 4.6% निर्यात करते हैं। हाँ, IT सेक्टर की ग्रोथ तो सब जानते हैं। और विदेशों से जो पैसा आता है, रेमिटेंस, वो भी बहुत है। सालाना $125 बिलियन से ज्यादा। ये GDP का लगभग 3% है। और हर साल करीब 97 लाख नए युवा हमारे वर्कफोर्स में जुड़ रहे हैं। सरकार की तरफ से भी तो कुछ योजनाएं चल रही हैं, वो PM कौशल विकास योजना, स्टार्टअप इंडिया, इनका कुछ असर हो रहा है? हाँ, योजनाएं तो हैं, और गिग इकोनॉमी भी बढ़ रही है, जिसमें करीब 1.3 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। शिक्षा में भी समग्र शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रम हैं। भारत खुद को एक ग्लोबल टैलेंट हब बनाने की बात भी कर रहा है। AI जैसी नई टेक्नोलॉजी पर फोकस है। पर असल सवाल ये है, और ये बड़ा सवाल है, कि क्या ये सब कोशिशें जमीनी हकीकत बदलने के लिए काफी हैं, या हम सिर्फ सतह पर ही काम कर रहे हैं? हाँ, यहीं पर शायद वो चुनौतियां आती हैं जिनका जिक्र अक्सर होता है। मतलब क्या ये लाभांश वाकई एक आपदा बन सकता है? देखिए, कहने में अच्छा नहीं लगता, पर यह खतरा वास्तविक है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के आंकड़े देखिए। देश के 83% बेरोजगार युवा हैं। 83%? ये तो बहुत ही ज्यादा है। और जो पढ़े लिखे हैं, जो ग्रेजुएट हैं, उनकी हालत देखिए। इंडिया ग्रेजुएट स्किल्स इंडेक्स 2025 बताता है कि उनकी रोजगार पाने की काबिलियत, एम्प्लॉयबिलिटी, घटकर सिर्फ 42.6% रह गई है। आधे से भी कम ग्रेजुएट नौकरी के लायक हैं। इसका मतलब हमारी शिक्षा व्यवस्था में ही कहीं कोई बड़ी कमी है। बिल्कुल, कमी है, और गहरी कमी है। NFHS 5 का डेटा कहता है कि सिर्फ 50.2% पुरुषों और 41% महिलाओं ने 10 साल से ज्यादा की स्कूली पढ़ाई पूरी की है। सिर्फ आधी आबादी? और क्वालिटी की बात करें तो ACR 2024 रिपोर्ट वो बताती है कि तीसरी कक्षा के सिर्फ 23.4% बच्चे दूसरी कक्षा की किताब पढ़ पाते हैं। ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है। हाँ, और हम AI हब बनने का सपना देख रहे हैं, पर AI के क्षेत्र में ही 51% स्किल्स की कमी है। और समस्या यही खत्म नहीं होती। कुपोषण देखिए, 35.5% बच्चे स्टंटेड हैं, मतलब उम्र के हिसाब से उनका कद नहीं बढ़ पाया है। और महिलाओं की भागीदारी, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वो 41.7% पर अटकी हुई है, जबकि दुनिया का औसत 47% है। महिलाएं पीछे छूट रही हैं मतलब? हाँ, ज्यादातर लोग तो वैसे भी अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, जहां कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं,
और गिग इकोनॉमी, जिसे हम भविष्य मान रहे हैं, वहां भी हालात देखिए। 83% ऐप बेस्ड ड्राइवर्स 10 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। कई तो 40 की उम्र तक काम छोड़ देते हैं। ऊपर से राज्यों में कितना फर्क है। बिहार में TFR 2.98, सिक्किम में 1.05, और हम तेजी से बूढ़े भी हो रहे हैं। 2030 तक 19.3 करोड़ बुजुर्ग होंगे हमारे देश में। क्या हम तैयार हैं इसके लिए? शायद नहीं। ये चुनौतियां तो वाकई बहुत बड़ी और कई परतों वाली लगती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कौशल, क्षेत्रीय समानता, सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो फिर रास्ता क्या है? मतलब क्या किया जाना चाहिए ताकि ये अवसर हाथ से ना निकले? सबसे पहले तो शिक्षा, इसे रटने रटाने से निकालकर वाकई प्रासंगिक बनाना होगा। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, डिजिटल स्किल्स, समस्या सुलझाने की क्षमता, इन पर जोर देना होगा। हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्किल सर्टिफिकेशन और प्लेसमेंट्स के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाना होगा। शायद दुनिया के लिए भारत जैसी कोई बड़ी रणनीति। फिलीपींस का मॉडल देख सकते हैं, जहां एक सेंट्रल माइग्रेशन अथॉरिटी है। अच्छा, और जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, जैसे वो गिग वर्कर्स जिनका आपने जिक्र किया, उनके लिए क्या? उनके लिए बुनियादी श्रम अधिकार लागू करने होंगे। काम के घंटे तय हों, न्यूनतम वेतन मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं हों। ये जरूरी है। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए ठोस निवेश करना होगा। उन्हें सही स्किल, लोन और सबसे जरूरी सुरक्षित काम का माहौल देना होगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और AI जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ उद्योगों के लिए नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर लोगों को डिजिटल स्किल सिखाने के लिए करना होगा। पॉलिसी बनाने के लिए हमें बेहतर और समय पर डेटा चाहिए। और सबसे अहम, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम मंत्रालयों के बीच तालमेल। नीतियां अलग अलग नहीं, एक साथ चलनी चाहिए। और बुनियादी बात, बच्चों का शुरुआती पोषण और स्वास्थ्य, उसे प्राथमिकता देनी ही होगी, क्योंकि आखिर स्वस्थ और शिक्षित युवा ही तो इस डिविडेंड को असलियत बनाएंगे। और याद रखिए, समय तेजी से निकल रहा है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो भारत के पास एक सुनहरा मौका है, एक ऐतिहासिक अवसर है, लेकिन इसे हकीकत में बदलने के लिए हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और रोजगार सृजन, इन सब मोर्चों पर बहुत गंभीरता से और तुरंत काम करने की जरूरत है। चुनौतियां वाकई बहुत बड़ी हैं। हाँ, पर अगर सही दिशा में सही नियत से प्रयास किए जाएं, तो संभावनाएं भी उतनी ही बड़ी हैं। और यहाँ एक विचारणीय प्रश्न भविष्य के लिए खड़ा होता है। भारत अपनी इस विशाल युवा आबादी की जो उम्मीदें हैं, जो आकांक्षाएं हैं, और जो ग्लोबल लेबर मार्केट की बदलती ज़रूरतें हैं, खासतौर पे ऑटोमेशन और AI के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, इनके बीच संतुलन कैसे बनाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। वाकई ये सोचने वाली बात है। इस पूरी चर्चा पर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। अगर आपको ये विश्लेषण खासकर UPSC की तैयारी या सामान्य जानकारी के लिहाज से उपयोगी लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।